लियोन की सुबह पेरिस से मुख्तलिफ थी। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी सहर अंगेजी थी, मगर मैवीन के लिए ये सफर किसी इम्तिहान से कम न था। जरीन ने इसे जाने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन इनके दरमियान होने वाले इस पहले मुकद्दस लम्स ने फिजा में एक ऐसी बेचैनी भर दी थी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ काम करते हुए महवीन खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रही थी, मगर इसका जहन बार बार उस रात पर जा रहा था जब जरीन ने इसके माथे पर अपनी मलकियत की महर सबकी थी। महवीन, तुम आज भी कहीं खोई हुई हो? दानियाल ने इसके सामने जाकर कब रखते हुए पूछा। महवीन ने चौंक कर इसे देखा और एक फीकी मुस्कुराहट दी। बस जरा थकन है दानियाल। तुम्हारे शौहर, वो काफी सख्त मिजाज लगते हैं, क्या तुम ठीक हो? दानियाल के लहजे में फिक्रमंदी थी। महवीन ने खिड़की से बाहर देखा जहां बारिश के कतरे शीशे से टकरा रहे थे। वो सख्त नहीं है दानियाल, वो बस इतना डर लगता है कि अगर वो नरम पड़े तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो जरी को कितनी गहराई से समझने लगी है। पेरिस में जरी की हालत इससे भी बदतर थी। वो अपने दफ्तर के आलीशान कमरे में बैठकर फाइल देखता, लेकिन इसे हर लफ्ज में महंगा चेहरा नजर आता। इसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की गैर मौजूदगी इसके लिए इतनी तकलीफदा हो सकती है। इसने फोन उठाया और महवीन का नंबर डायल किया, फिर काट दिया। इसकी अना और इसका कंट्रोल इसे कहने से रोक रहे थे कि वो इसे याद कर रहा है। तीसरे दिन जरी से मजीद सब्र ना हुआ और वो किसी को बताए बगैर अपनी कार में लियोन निकल पड़ा। 4 घंटे का सफर इसने महज 3 घंटे में तय किया। जब वो होटल पहुंचा तो शाम ढल रही थी। इसने लॉबी में महवीन को देखा। वो दानियाल और कुछ दूसरे प्रोफेसर्स के साथ बैठी हंस रही थी। इसकी हंसी की वो खनक जो जरीन के लिए अजनबी थी, इसके सीने में किसी खंजर की तरह लगी। इसे एहसास हुआ कि महवीन इसके बगैर खुश रह सकती है, और ये ख्याल इसे पागल करने के काफी था। वो इनके करीब नहीं गया, बल्कि वहीं से मुड़कर अपने कमरे में चला गया। हसद की एक ऐसी लहर इसके अंदर उठी थी जिसने इसके तमाम मुंतकी सोचने के अंदाज को जला कर रख दिया था। रात गई जब महवीन अपने कमरे में आई तो वहां अंधेरे पे सोफे पर किसी को बैठे देखकर वो दहल गई। कौन है? इसने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हारा मुआहिदाती शौहर, जरी की सर्द और तल्ख आवाज उभरी। महवीन ने लाइट जलाई। जरी वहीं बैठा था। इसकी आंखें गुस्से और थकन से सुर्ख थी। जरी, आप यहाँ? सब खैरियत है? महवीन इसकी तरफ बढ़ी। जरी उठ खड़ा हुआ। इसकी कामत इस वक्त महवीन के लिए खौफनाक हद तक पुरकशिश और डरावनी थी। कुछ भी खैरियत नहीं है महवीन, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम मुझे याद कर रही होगी, लेकिन तुम तो अपनी आजादी का जश्न मना रही हो। आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, महवीन ने हैरत से कहा। जरी ने इसका बाजू थाम लिया और इसे दीवार से लगा दिया। इसकी सांसें महवीन के चेहरे पर आग की तरह लग रही थी। वो दानियाल, वो तुम्हें किस हाथ से छूता है? तुम इसके साथ इतनी खुश क्यों थी? जरी, आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? जरी ने तलखी से हंसते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी ये मुआहिदा था। मुझे लगा था कि मैं जज्बात को काबू कर लूंगा, लेकिन मैं हार रहा हूँ महवीन, और मुझे हारना पसंद नहीं है। इसने अपना सर महवीन के कंधे पर रख दिया जैसे वो बहुत थक गया हो। इसकी गिरफ्त अब ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन इसके जिस्म की कुर्बत महवीन को पिघला रही थी। मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए थी, इसने सरगोशी की, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले पा रहा। ये इतराफ नहीं था, ये एक हथियार डालना था। महवीन ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ इसके बालों में फेरा। तो फिर लड़ना छोड़ दे जरी। 6 महीने गुजर चुके थे। मुआहिदा अब अपने वस्त पर था। पेरिस वापसी के बाद इनके दरमियान एक खामोश जंग शुरू हो गई थी। वो एक दूसरे के करीब तो थे, लेकिन अब भी इनके दरमियान वो कागज का टुकड़ा हाल था। जरी पहले से ज्यादा मुशाहिदा करने लगा था। वो महवीन के लिए फूल लाता, इसकी पसंद के खाने बनवाता, लेकिन वो इसे मोहब्बत का नाम देने से कासिर था। इसे लगता था कि अगर इसने इतराफ कर लिया तो महवीन इस पर गालिब आ जाएगी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर महवीन ने वो फाइल निकाली जो इनकी शादी की बुनियाद थी। 6 महीने बाकी हैं, इसने धीमे लहजे में कहा। जरी ने कॉफी का सिप लिया। इसका हाथ मामूली सा लर्जा, लेकिन इसने इसे छुपा लिया। हाँ, वक्त जल्दी गुजर जाता है,
کیا ہم واقعی 6 مہینے بعد الگ ہو جائیں گے؟ مہوین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہ کوئی امید تلاش کر رہی ہو۔ زرین نے نظر چرا لی۔ معاہدے میں یہی لکھا ہے۔ مہوین کے دل کو کچھ ہوا، جیسے کسی نے اسے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اس نے خاموشی سے اپنا ناشتہ ختم کیا اور اٹھ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زرین اپنی انا کی دیوار گرانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اسے اپنی زندگی میں تو رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے وہ مقام دینے سے ڈرتا تھا جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ اس دن کے بعد مہوین نے جذباتی طور پر خود کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ وہ اب اس کے سامنے نہیں ہنستی تھی، وہ اب اس کا انتظار نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنی ریسرچ میں خود کو اس قدر گم کر لیا کہ گھر میں اس کی موجودگی صرف ایک سائے کی طرح رہ گئی۔ زری کو یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے چھیڑنے کی کوشش کرتا، اس سے بحث کرنا چاہتا، لیکن مہوین صرف پولائٹ رہتی۔ تم مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہو؟ ایک رات اس نے اس کا راستہ روک کر پوچھا۔ میں دور نہیں ہو رہی زری صاحب، میں صرف خود کو اس 1 سال کی بات کے لیے تیار کر رہی ہوں، مہوین نے اسپوٹ لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے یہ تو کہا تھا کہ جذبات بوجھ بن جاتے ہیں، میں اپنا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ زری ساکت رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہے۔ وہ جس کنٹرول کا دعویدار تھا وہی اسے آج اسے تنہا کر